हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 32। इससे पहले इस कहानी के 31 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। नील ने दादी को छेड़ते हुए कहा कि दादी, आज तो लाइन लगी हुई है। वो देखो, नव्या भी गेट पर खड़ी है कि कब किट्टू उठे और कब वो आपको आकर गले लगाएगी। तो दादी ने अभी किट्टू को चुप करवाते हुए कहा कि क्या हुआ रुद्र के लिटिल खरगोश, उस गधे की याद आ रही है क्या? तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो किट्टू ने भी रोते रोते हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन अपना सिर दादी की गोद से अभी भी नहीं उठाया था। तो दादी ने थोड़ा गुस्से में अभी नील को देखा और बोलती है कि उसे फ़ोन मिला, जल्दी मिला उसे फ़ोन। आज उसकी खैर नहीं, उसने मेरी बहू को रुलाया है। आज तो मैं उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो नील ने मुस्कुराते हुए कहा कि दादी, फ़ोन पर क्या ही कर लोगी, जब आएगा तब दोनों सास बहू मिलकर पीटना उसे। और हाँ, अगर आप कहोगी तो 2-4 मैं भी टेक दूंगा उसे। कितना मज़ा आएगा ना दादी, जब हम तीनों मिलकर उसे पीटेंगे। तो दादी ने कहा कि तू उस कंजर को पहले फ़ोन मिला, पहले मैं उससे बात तो करूं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किट्टू का फ़ोन इग्नोर करने की और उससे बात ना करने की। अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून समझता है क्या? उसकी हड्डियां फ़ोन पर ही तोड़ दूंगी मैं। तो नील ने अभी रुद्र को फ़ोन मिला दिया था, लेकिन उसने फ़ोन अभी भी रिसीव नहीं किया था। नील ने 2 से 3 बार फ़ोन ट्राई किया था, लेकिन रुद्र ने अभी भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो नील ने दादी को देखकर कहा कि दादी, वो तो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा है, बाद में ट्राई करूँगा। तो दादी ने अभी किट्टू को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बस 1 हफ्ते ही तो रह गया है। वो जब आएगा तो हम दोनों मिलकर उसकी खबर लेंगे। तू चुप हो जा और हाँ, अपना ध्यान रख। तू देखना उसे कितना ज़्यादा मारती हूँ मैं। किट्टू भी चुप हो गई थी। नव्या गेट पर खड़ी हुई थी, अभी भी किट्टू के उठने का इंतज़ार कर रही थी। तभी पीछे से शुभ भी आ गया। शुभ जैसे ही आगे जाने को हुआ तो नव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि दिख नहीं रहा है कि लाइन लगी है, अभी लाइन तोड़कर आगे जाओगे क्या? तो भाभी के बाद अभी मेरा नंबर है, चुपचाप से मेरे पीछे आकर खड़े हो जाओ, समझे? तो शुभ ने अभी नव्या को देखकर कहा, ओ तेरी दादी की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था कि लाइन भी लगानी पड़ेगी। तभी किट्टू एकदम से उठ गई तो शुभ भागता हुआ गया और दादी की गोद में सिर रखकर बैठ गया। तो नव्या को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था शुभ पर। उसने शुभ की बाजू को गुस्से से पकड़कर उसे उठाने लगी। तो नव्या भी शुभ को खींचते हुए बोलती है, दादी इससे पहले मैं आई थी, दादी प्लीज़ इसे उठाओ, आप इसे कहोगी तभी ये उठेगा। लेकिन शुभ एक विशालकाय शरीर का था, वो नव्या से हिल भी नहीं रहा था। तो नव्या और शुभ अभी आपस में ही लड़ रहे थे। तभी नील का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो फ़ोन अभी वीडियो कॉल पर था और रुद्र का ही था। तो नील ने हंसते हुए कहा कि बच्चा, आ गया उस कंजर का फ़ोन, तो ले और जल्दी से बात कर लो। नील ने फ़ोन रिसीव करके कहा, तो मिस्टर अमेरिका, अमेरिका इतना ज़्यादा पसंद आ गया है कि बच्चा को ही एक बार कॉल नहीं किया तुमने? तो दादी ने अभी नील से फ़ोन गुस्से में लेते हुए कहा कि मुझे दे ज़रा, मैं पूछती हूँ इससे। तो दादी ने अभी फ़ोन नील से ले लिया था। दादी ने रुद्र को गुस्से में देखा और बोली कि हाँ, तो क्या कर रहा है तू वहाँ पर, जो तेरे पास 5 मिनट भी नहीं है किट्टू के लिए? तो रुद्र ने कहा कि दादी शांत हो जाओ, सच में बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ मैं। नील से पूछ लो आप, उसे बता कर गया था ना मैं, कितना ज़रूरी काम है यहाँ पर। तो नील अभी दादी के पीछे आकर बोलता है कि अबे मुझे क्यों फंसा रहा है तू? मैं किट्टू और दादी की टीम में ही हूँ, तेरी टीम में नहीं हूँ, समझा? तो रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, किट्टू और दादी मेरी ही टीम में है, समझा तू? और ज़्यादा स्मार्ट मत बन। तो दादी ने कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि किट्टू का फ़ोन क्यों नहीं रिसीव किया तुमने? उस लड़की की रो रो के बुरी हालत हो गई है और तू है ना उसे फ़ोन करता है और ना ही कोई मैसेज करता है, कितना ज़्यादा परेशान हो गई है वो। तो रुद्र ने कहा कि दादी बताया तो था, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दादी ने गुस्से में कहा कि टाइम नहीं है मतलब? तू क्या वहाँ पर सूसू पॉटी भी नहीं करने जाता क्या?
खाना नहीं खाता क्या? इन सब के लिए तो टाइम निकालता है ना तू, लेकिन किट्टू से बात करने के लिए तेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो रुद्र ने अभी एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा कि दादी दादी सबके सामने क्या बोल रही हो आप? दादी ने थोड़े गुस्से से कहा कि किट्टू को फोन दे रही हूँ, अब शांति से अच्छे से बात कर ले उससे, वरना रुद्र तुझे मेरे गुस्से से कोई भी नहीं बचा सकता, समझा? किट्टू भी नहीं बचा पाएगी। तो दादी ने अभी फोन किट्टू को पकड़ा दिया, तो किट्टू ने अपनी नम आंखों से फोन लिया। किट्टू के जस्ट पीछे अभी दिशा बैठी हुई थी। रुद्र ने दिशा को देखकर कहा कि दिशा तुम ठीक तो हो ना? तो किट्टू को एकदम से गुस्सा आ गया था। उसने फोन दिशा के हाथ में रखा और अपने कमरे में चली गई। दिशा ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि किट्टू ये सब क्यों करती है, क्या हो गया है उसे। तो नील और शुभ एक साथ बोले, ये क्या किया रुद्र ने, बीवी को नाराज कर दिया, अब क्या करे? अब तो उसकी बीवी उसकी टांगे तोड़ कर ही रहेगी। तो दिशा को भी अभी कुछ नहीं समझ में आया था, तो उसने फोन अभी दादी के हाथ में रख दिया। दादी ने गुस्से में कहा कि कर दिया ना उसे नाराज, कर दिया ना सत्यानाश, दिशा की फिक्र है तुझे लेकिन किट्टू की नहीं। तो रुद्र ने कहा कि दादी आप जानती हैं कि दिशा मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दादी ने कहा लेकिन दिशा तेरे लिए रो नहीं रही थी, किट्टू रो रही है तेरे लिए, समझा तू? उससे तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। दिशा बिल्कुल ठीक है, हम सब दिशा के साथ हैं। समझ नहीं आता कि उस मासूम से बच्ची को तेरे अंदर क्या दिखाई देता है जो तेरे लिए इतना ज़्यादा रोती है। तेरी शादी तो किसी चुड़ैल से ही कर देनी चाहिए थी कि तू उस चुड़ैल को ही डिजर्व करता है, किट्टू जैसी प्यारी सी लड़की को नहीं, समझा? अब तुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हूँ मैं भी। तो रुद्र ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा दादी फ़ोन रखता हूँ, किट्टू से बात कर लेता हूँ। तो दिशा भी दादी के कमरे से जाने लगती है। तो नील दिशा को रोकना चाहता था, लेकिन नील सबके सामने दिशा से अभी बात नहीं करना चाहता था। तो दिशा दादी के कमरे से निकलकर अभी डाइनिंग एरिया तक ही गई थी कि तभी नील ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा कि बच्चा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो दिशा की सांसें अभी फिर से रुक गई थी, क्योंकि दिशा जानती थी कि नील उससे अभी क्या पूछने वाला है। दिशा एकदम से पलट गई और नील की तरफ बिना देखे ही बोली, जी भैया। नील ने दिशा की तरफ देखते हुए कहा कि देखो दिशा, सिंड्रेला की कहानी सच होती है, बस तुम अपने और अपने प्यार पर भरोसा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग सच्चा है तो तुम्हें अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, बस तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। अगर वो लड़का तुम्हारे साथ लिमिट क्रॉस नहीं करेगा तो तुमसे प्यार करता है। नील की बात सुनकर दिशा को कहीं ना कहीं अभी तसल्ली हो तो गई थी, लेकिन उसका मन अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। तो दिशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ शुभ ने अभी दादी से कहा कि दादी दिशा के साथ डेट पर जाना है, कुछ करो ना प्लीज़। तो दादी ने कहा कि आज दिशा का मन ठीक नहीं है, वो सुबह से ही रो रही थी, तो आज रहने दो, फिर कभी चले जाना। तो शुभ ने अभी मुंह बनाते हुए कहा कि क्या दादी, इतनी मुश्किल से तो संडे आता है पूरे 7 दिन के बाद, और आप कह रही हो कि फिर कभी चले जाना। तो दादी ने अभी शुभ का सर अपनी गोद में से उठाते हुए कहा कि कभी कभी बात मान लिया करो, तुम घर में ही कुछ ऐसा कर लो कि जिससे दिशा का मूड ठीक हो जाए, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो शुभ ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपने शैतानी दिमाग में कुछ सोचने लगा। शुभ ने कुछ सोचा और दादी की तरफ देखकर अपनी आंख मार दी। तो फिर उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। किट्टू अपने कमरे में लगातार रो रही थी। किट्टू रुद्र को बहुत ज़्यादा गुस्से से फील कर रही थी। रुद्र किट्टू के कॉल पर आ रहा था, मगर किट्टू ने गुस्से में फ़ोन को रिसीव ही नहीं किया। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो रुद्र ने भी किट्टू को मैसेज किया, किट्टू ने मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। रुद्र लगातार अभी वीडियो कॉल कर रहा था, लेकिन किट्टू रोए जा रही थी और उसका फ़ोन काट रही थी। फाइनली किट्टू ने फिर अपने आंसुओं को पोंछा और फ़ोन को उठा लिया। तो रुद्र ने अभी किट्टू को रोता हुआ देखा, तो वो एकदम से नाराज़ होकर बोलता है कि किट्टू, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी, मैं क्या हमेशा के लिए तुमसे दूर गया हूँ क्या, जो तुमने इतना रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, बोलो। किट्टू ने रुद्र की बातों का अभी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। तो रुद्र ने कहा कि अच्छा मेरे लिटिल खरगोश, नाराज मत हो,
एक गुड न्यूज़ है, मैं अगले हफ्ते नहीं 3 दिन बाद ही आ रहा हूँ। ये सुनते ही किट्टू के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन वो अपनी मुस्कान को कंट्रोल कर रही थी। तो रुद्र ने अभी किट्टू को देखा और मुस्कुराकर कहा कि आई आई आई। मेरे खरगोश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। क्यों रोक रही हो तुम इसे? आने दो ना, मैं भी तो देख लूँ, कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने खरगोश को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। तो रुद्र की बातें सुनकर अभी किट्टू एकदम से मुस्कुराने लगती है। तो रुद्र ने कहा कि किट्टू, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ मैं, अब सीधा 3 दिन बाद ही मुलाकात होगी। ओके, तो रोना मत, बस 3 दिन की बात है और फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो किट्टू ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फ़ोन को रख दिया। दोनों ने ही एक दूसरे को बाय करके फ़ोन को काट कर दिया था। तो रुद्र ने अभी फ़ोन कट करके पीछे पलट कर देखा तो हाँ, तो आंटी आपने बताया नहीं कि नील इंडिया कैसे आया? तो रीना महेश्वरी ने रुद्र को देखते हुए बोला कि पहले तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी को इतना तड़पाते क्यों हो? एक बार तो उसे फ़ोन कर ही सकते थे ना, बेचारी छोटी सी तो है, तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोती है, अब नाराज़ भी हो गई है तुमसे। तो रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आंटी, वो मुझसे नाराज़ नहीं रहती है, हो ही नहीं सकती वो मुझसे नाराज़। उसने मेरी इतनी बड़ी गलती भी बहुत आराम से माफ़ कर दिया, तो उसे बस मेरे प्यार ही चाहिए और मैं बिज़ी रहता हूँ कि उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। खैर आंटी, आप बताइए कि आगे क्या हुआ था? तो रीना महेश्वरी ने कहा कि कुछ महीनों के बाद अनीता ने नील को जन्म दिया था और नील बिल्कुल संजय जैसा ही दिखता था। तो अनीता की प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसे डॉक्टर ने बच्चा कैसे करने के लिए मना ही कर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी और वो संजय के अंश को इस दुनिया में लाना चाहती थी और फिर अपनी विल पावर लेकर भी वो आई थी। तो धीरे धीरे करके नील एकदम से बड़ा होता चला गया और फिर अनीता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती चली गई। अनीता के डेली चेकअप होते थे, डेली मेडिसिन खाती थी, वो इंजेक्शन लगते थे, उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, मगर अनीता जैसे तैसे अपने बच्चे के साथ वक्त बिता रही थी। जब अनीता को लगा कि अब वो नील के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी, तो उसने मुझसे कहा। तो रीना महेश्वरी ने अभी फ्लैशबैक में जाते हुए रुद्र से कहा, तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। अनीता ने कहा कि रीना, नील अब ना कुछ महीनों बाद 3 साल का हो जाएगा, अब वो धीरे धीरे बोलने भी लगा है और मेरी तबीयत के बारे में तो तुम जानते ही हो ना, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने ही सरवाइव कर पाऊंगी। तुम एक बार संजय को अमेरिका बुला दो प्लीज़। कुलदीप भी अनीता रीना के पास ही बैठा हुआ था। कुलदीप को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो कुलदीप पीछे से बोलने वाला था कि तभी रीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो रीना ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं और कुलदीप तुम्हारे साथ हैं, हम संजय को जल्द ही अमेरिका बुला लेंगे। तो अनीता जब से बीमार हुई थी तब से रीना और कुलदीप ही उसका ध्यान रखते थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। तो अनीता कुलदीप की बात सुनकर अभी कमरे में चली गई थी। तो कुलदीप ने अभी रीना से कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं कि उसने संध्या से शादी कर ली है? तो रीना ने कहा कि कुलदीप, उसकी हालत तो देखो, जहाँ वो 3 महीने जाएगी तो 3 दिन बाद ही वो मर जाएगी। बेशक वो संजय के लिए एक अच्छी लाइफ चाहती थी, लेकिन कोई भी बीवी जीते जी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो तुम तो अभी इस बात को समझ सकते हो ना, तुम तो बस अभी संजय को अमेरिका बुलाने की तैयारी करो, जैसे भी हो बस जल्द से जल्द संजय को यहाँ बुला लो। तो कुलदीप ने कहा कि क्या कह रही हो तुम, कैसे बुलाऊंगा मैं उसे? तो रीना ने कहा कि तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हें पता होगा, झूठ बोलो सच बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन हाँ, संजय को जरूर अमेरिका बुलाओ। कुलदीप ने कहा कि रीना, कल ही तो उसकी शादी हुई है ना, तो संध्या को वो ऐसे छोड़कर अमेरिका आएगा तो पता नहीं संध्या क्या सोचेगी, कहीं उन दोनों के रिश्ते में कुछ खटपट ना हो जाए। तो रीना ने कहा कि इस वक्त संध्या की सोच से ज़्यादा अनीता की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुलदीप, तो प्लीज़, नील संजय की अमानत है और हमें संजय को नील से मिलवाना ही होगा। तो रीना और कुलदीप अभी दोनों ने ही डिसाइड किया था कि वो संजय को जल्द से जल्द अमेरिका बुला लेंगे। तो कुलदीप ने झूठ बोलकर संजय को अमेरिका बुला लिया था और संजय, रीना और कुलदीप दोनों के डाइनिंग टेबल पर बैठ
बैठकर अभी लंच कर रहा था। तो अभी रीना और कुलदीप में संजय को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोनों ही अभी संजय को अनीता के बारे में सब कुछ बताने की हिम्मत जुटा रहे थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी नील भागता हुआ आया और संजय की पैंट पकड़कर बोला, हेलो पापा। संजय ने एक नज़र नील को देखा तो उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। तो संजय ने अभी नील को अपनी गोद में बैठा लिया और कहा कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हो बेटा। नील अभी 2 साल 8 महीने का हो गया था। तो नील ने भी हंसते हुए कहा कि क्योंकि मैं ना आपका ही बेटा हूँ, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ इसीलिए आप जैसा दिखता हूँ। तो नील की बात सुनकर संजय तेज तेज से हंसने लगा, क्योंकि नील बचपन में भी बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट था। तो संजय ने अभी नील के गाल पर किस करके कहा कि रीना, तुम्हारा बेटा तो बहुत ज़्यादा शरारती है और कितना ज़्यादा क्यूट भी है। और हाँ, ये क्या सिखाया है तुमने अपने बेटे को, बोलो तो ये क्या कुलदीप की जगह मुझे ही पापा बुलाएगा क्या। तो संजय भी इस वक्त नील के साथ खेल कर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो संजय भी नील को अपनी प्लेट में से ही खाना खिलाने लगता है और फिर नील भी खुश होकर खाना खा रहा था। दोनों बाप बेटे बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। तो कुलदीप ने अभी हिम्मत करते हुए कहा कि ये नील है, ये हमारा बेटा नहीं है। तो संजय ने अभी नील के गालों पर किस करके कहा, तो ये किसका बेटा है, लेकिन जिसका भी बेटा है बहुत ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा स्वीट है। अगर मेरे माता पिताजी इससे मिलेंगे ना तो मुझसे भी ऐसा ही बेटा पैदा करने के लिए कहेंगे। सच में बहुत अच्छा बेटा है ये जिसका भी है। तो रीना ने कहा कि संजय, ये तुम्हारा और अनीता का बेटा है। ये सुनते ही संजय के हाथ जो भी खाना खा रहे थे वो एकदम से रुक गए। तो रीना की आंखों में आंसू आ गए थे। कुलदीप के अंदर तो संजय को कुछ भी बताने की हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन संजय को अभी बताना तो पड़ता ही। तो रीना और कुलदीप ने अभी दोनों ने मिलकर धीरे धीरे संजय को सब कुछ बता दिया था। तो संजय भी जैसे जैसे रीना और कुलदीप की बातें सुन रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों में पानी बहता जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। तो संजय ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि अनीता कहाँ पर है। तो रीना ने कहा कि तुम्हारे आने से पहले वो हॉस्पिटल गई थी और उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से वहीं एडमिट हो गई। संजय एकदम से खड़ा हो गया और कुलदीप से कहने लगा, अनीता के पास लेकर चलो मुझे कुलदीप प्लीज़, अभी मुझे उससे मिलना है। तो अगले ही पल अभी संजय नील को अपनी गोद में लेकर अनीता के पास खड़ा हुआ था और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अनीता की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी, आंखों में डार्क सर्कल्स थे, चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी, कमज़ोरी से भरा चेहरा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी अनीता। संजय ने नील को रीना को दे दिया और अनीता को अपने गले लगा लिया। तो संजय अनीता को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। संजय धीरे धीरे करके अनीता के बेड पर ही लेट गया और अपना सर अनीता की गोद में रख लिया। तो संजय के पास कहने के लिए अभी कुछ भी नहीं था और अनीता भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देने की हालत में नहीं थी। करीब 2 घंटे तक उन दोनों के बीच अभी चुप्पी ही रही थी। तो संजय भी चुप तो हो गया था, लेकिन वो अनीता की गोद से नहीं उठा था। फाइनली अनीता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए संजय के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा कि अपनी अनीता को माफ़ करोगे क्या संजय। तो संजय की आंखों में अभी फिर से पानी आ गया था और उसकी आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए कहा कि तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई क्या अनीता, तुम एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारा संजय तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। तो अनीता ने कहा कि संजय, मैं चली जाऊंगी, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी थी। अगर मैं तुमसे झूठ बोलती और तुम मेरे प्यार में ही फंसे रहते तो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, बस तुम्हें वही देनी थी। संजय ने कहा कि अनीता, मैं ना वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बच जाओगी अनीता, हम एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। तो अनीता ने कहा कि मैं नहीं बच सकती संजय, मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई थी, इसीलिए तुमसे मैं दूर भागती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। लेकिन तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार मान गई संजय। अनीता में अभी थोड़ी बात हुई थी कि तभी एक डॉक्टर आया और कहने लगा कि पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, आप सब बाहर चले जाइए। तो संजय ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कुलदीप समझ गया था और उसने डॉक्टर को बाहर लेकर समझा दिया। उस दिन से संजय हॉस्पिटल में ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अनीता के पास बिताता था, अनीता के बालों को अच्छे से संवारता
था, अनीता के सारे कपड़े को चेंज करता था, अनीता को टेबलेट देता था। संजय नर्स को अनीता को हाथ भी नहीं लगाने देता था, सारे काम खुद ही करता था। संजय ही अनीता के बेसिक नीड से लेकर हर ज़रूरत के पूरे सामान को वही करता था। अनीता भी संजय का साथ पाकर काफ़ी खुश रहती थी। इसी बीच नील भी संजय के काफ़ी हद तक घुल मिल गया था। संजय ने इस बीच संध्या से कभी भी कांटेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो अनीता के आखिरी दिनों में अनीता को हर्ट नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे करके टाइम बीत गया था और ये 3 महीने संजय और अनीता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अनीता को तो महसूस ही नहीं हुआ था कि 3 महीने कब बीत गए। और एक दिन अनीता ने संजय से कहा कि संजय, मुझे गले लगा लो ना प्लीज़। संजय ने अनीता को अपने गले लगा लिया और संजय की आंखों में एकदम से पानी आ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं संजय समझ गया था कि वो आखिरी बार ही अनीता को अपने गले लगा रहा है। संजय ने अगले ही पल महसूस किया कि अनीता की सांसें रुक चुकी हैं। अनीता ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, तो अनीता को अभी देखते हुए संजय काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। रुद्र की आंखों में भी पानी आ गया था और रीना तो फूट फूट कर रोने लगी। रीना ने करीब 10 मिनट बाद अपने आंसुओं को पोंछा और रीना ने आके कहा कि करीब 3 घंटे तक संजय अनीता की लाश को अपने गले लगाए बैठा रहा। संजय रोया नहीं था और ना ही कोई रिएक्ट कर रहा था। मुझे और कुलदीप को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। कुलदीप ने बड़ी ही मुश्किल से संजय और अनीता को अलग किया था। संजय अनीता को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। मैंने और कुलदीप ने बड़ी मुश्किल से संजय को रियलाइज़ करवाया कि अनीता मर चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। तब कहीं जाकर अनीता की मौत अभी 4 घंटे बाद संजय की आंखों में आंसू आ गए थे। रुद्र, ऐसे दिन भगवान किसी को भी ना दिखाए जो संजय ने देखे थे। वो दोनों एकदम से टूट गए थे, एक साथ रहना चाहते थे मगर नहीं रह पाए। वो दिन याद करके मैं आज भी रो पड़ती हूँ। जब मैंने संजय की ऐसी हालत देखी थी, मैंने और कुलदीप ने बड़ी मुश्किल से संजय को अनीता की चिता को अग्नि दिलवाई थी। तो अनीता की मौत के बाद 10 दिन तक संजय हमारे घर पर ही रहा था। इसी बीच ना संजय ज़्यादा किसी से बात करता था, ना ही अपने घर में आए हुए फ़ोन को रिसीव करता था। अब बस सारा दिन नील के साथ ही खेलता रहता था। और फाइनली कुछ दिनों के बाद कुलदीप ने संजय से कहा कि संजय, अब तुम इंडिया वापस चले जाओ, तुम्हारी फैमिली है और संध्या भी तो तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। तुम्हारी शादी अभी ही तो हुई है। अगर तुम संध्या से ऐसे दूर दूर रहोगे ना, तो संध्या और तुम्हारे बीच झगड़े बढ़ जाएंगे और तुम्हारी फैमिली खराब होगी। तो संध्या तुम्हें गलत समझने लगेगी। संजय इस कदर टूट गया था कि उसका अभी इंडिया जाने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन कुलदीप की बात सच थी, उसकी पूरी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। तभी फाइनली संजय नील को लेकर इंडिया वापस चला गया। तो रुद्र ने अभी एक गहरी सांस लेकर कहा कि आगे की कहानी धनराज अंकल बताएंगे। तभी कुलदीप भी वहां पर आ गया और रीना ने कुलदीप से रुद्र का इंट्रोडक्शन कराया। तो कुलदीप ने अभी रुद्र को देखा तो कुलदीप की आंखें भी एकदम से पानी से भर गई। तो कुलदीप ने अभी रुद्र को अपने गले लगा लिया था और कुलदीप ने कहा कि तुम्हारे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे बेटा। कुलदीप और रुद्र ने एक दूसरे से थोड़ी सी बातें करी और फिर रुद्र ने कुलदीप और रीना के पैर छुए और फिर उनके घर से चला गया। आज रुद्र को काफ़ी ज़्यादा शांति मिल रही थी अपने पापा और अपनी माँ का सच जानकर। इधर इस वक्त इंडिया में संडे का माहौल था। अब सब कोई गार्डन में बैठा हुआ था, मगर सबके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन सबके दिमाग में अभी अपनी अपनी टेंशन्स घूम रही थी। तो शुभ ने कहा कि चलो किट्टू भाभी, आपको आज बाइक चलाना सिखा देता हूँ। तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी शुभ के सिर पर एक मार कर कहा कि हाथ पैर मत तोड़ लियो, वरना तू रुद्र को तो जानता है, वरना रुद्र तुझे तोड़ देगा। तो शुभ ने कहा कि अरे नहीं भैया, मैं भाभी को आज अच्छे से बाइक चलाना सिखा दूंगा। इतना कहकर शुभ ने अभी किट्टू का हाथ पकड़ा और अपनी बुलेट के पास लेकर आ गया। तो शुभ ने अपनी बुलेट स्टार्ट की और किट्टू को बैठने का इशारा किया। तो किट्टू अभी शुभ की बुलेट पर बैठ गई। तो शुभ अभी किट्टू के पीछे बैठ गया था। नव्या उन दोनों की वीडियो बना रही थी। तो शुभ अभी किट्टू का बाइक चलाना सिखा रहा था और किट्टू भी काफ़ी हद तक बाइक चलाना सीख गई थी। शुभ ने किट्टू के कान में धीरे से कहा कि भाभी, अब मैंने आपको बाइक चलाना सिखा दी है और हाँ, अगले संडे तक आप अच्छे से बाइक चलाना सीख जाओगे। फिर आप भाई को बाइक पर बैठाकर खूब पूरे राजस्थान में चक्कर लगाना।
ठीक है ना, अब तो भाई भी आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। तो शुभ की बात सुनकर किट्टू भी एकदम से खुश हो गई थी। तो शुभ ने कहा कि भाभी, मैंने आपको बाइक चलानी सिखाई है ना, तो आप भी मेरा एक काम करोगी ना? क्या दिशा से कहो ना आप कि वो भी बाइक चलाना सीख ले मुझसे, मैं दिशा को भी बाइक चलाना सिखा दूंगा। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे दिशा से प्यार हो गया है भाभी, प्लीज़ मेरी सेटिंग करा दो ना उसके साथ। आपकी तो कितनी अच्छी दोस्त है वो, आपकी हर बात भी मान जाती है। अब जाकर किट्टू को समझ आ गया था कि शुभ उसे बाइक चलाना क्यों सिखा रहा है, क्योंकि वो तो अपने ही मतलब से था। तो किट्टू ने हैरानी से शुभ को देखा तो शुभ ने कहा कि अरे भाभी समझ जाओ ना, प्लीज कह दो ना दिशा से कि वो भी बाइक चलाना सीख ले मुझसे, प्लीज भाभी प्लीज, आप तो समझ सकती हो ना मेरी फीलिंग्स। फिर वो भी ना राजस्थान में चक्कर लगाएगी मुझे लेकर, हाय कितना रोमांटिक होगा ना भाभी। दिशा बाइक चलाएगी और मैं उसके पीछे बैठा रहूंगा, मैंने उसे पीछे से बाहों में पकड़ा हुआ होगा। तो शुभ अभी अपने मन ही मन ये सब कुछ कहकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद बाइक चलाने के बाद किट्टू बाइक से उतर गई और किट्टू ने दिशा के पास जाकर इशारों में बोला कि दिशा जाओ तुम भी बाइक चलाना सीख लो। दिशा ने कहा कि नहीं किट्टू, वो बहुत भारी बाइक है, मुझसे नहीं संभलेगी, मैं नहीं सीखने वाली, मैं तो गिर जाऊंगी। और मुझे तो साइकिल भी चलाना नहीं आता है, तो बाइक कैसे चलाऊंगी, मैं इतनी भारी बुलेट कैसे चला पाऊंगी। तो नव्या ने कहा कि शुभ है ना, तुम्हें संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुभ तुझे चलाना सिखा देगा, जा सीख लेना जाकर बाइक। तो शुभ ने भी मन ही मन खुद से कहा कि बहन हो तो नव्या जैसी, इतनी अच्छी है मेरी बहन, डोंट वरी नव्या, बहुत जल्द ही दिशा को तेरी भाभी बनाऊंगा मैं। तो दादी ने भी कहा कि हाँ हाँ दिशा सीख ले बाइक, अच्छे से सिखा देगा शुभ तुम्हें, शुभ सिखा देगा। और हाँ आज तो संडे है, थोड़ी मस्ती कर लो। अकेला नील ही था जिसने दिशा से नहीं कहा था शुभ से बाइक चलाना सीख ले। तो नील अभी सबकी बातें सुन रहा था और सबकी बातें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था। फाइनली अभी सबके इतना कहने पर दिशा ना चाहते हुए भी शुभ के पास धीरे धीरे चली गई बाइक सीखने के लिए। तो दिशा ने अभी कांपते हुए हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ा और शुभ की तरफ देखने लगी। शुभ ने दिशा की तरफ देखते हुए एक शरारती भरी मुस्कान पास की और आंख मार दी। तो दिशा की सांसें एकदम से रुक गई। दिशा ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि ये मुझे बाइक चलाना सिखाएंगे और मेरी सांसें ही रोक देंगे। तो दिशा तो घबराहट और शर्म के मारे अभी कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो शुभ ने अभी दिशा को देखकर कहा कि दिशा बैठो ना। तो दिशा ने भी एक बार दादी को देखा और फिर दादी ने इशारों में कहा कि हाँ हाँ बैठ जाओ। तो दिशा भी बाइक पर बैठ गई और शुभ दिशा के पीछे बैठ गया। दिशा ने कांपते हुए हाथों से बाइक का एक हैंडल पकड़ा और शुभ ने अपना हाथ दिशा के हाथ पर रख दिया। तो दिशा के शरीर में एकदम से कंपन सी दौड़ गई। दिशा ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और अपना सलाइवा गटक कर दूसरा हाथ भी बाइक के दूसरे हैंडल पर रखा। तो शुभ ने अपना दूसरा हाथ बाइक के हैंडल पर रख दिया। शुभ जानबूझकर अपनी चेन दिशा के कंधे पर रख देता है और दिशा की बॉडी में अभी एकदम से सिरहन दौड़ गई थी। तो दिशा के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दिशा ने अपना कंधा थोड़ा सा झटकते हुए कहा कि मुझे नहीं सीखना बाइक चलाना, प्लीज़ मुझे उतारना है अभी बाइक से। लेकिन शुभ ने दिशा के दोनों हाथों को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। तो दिशा अभी शुभ से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शुभ ने धीरे से दिशा के कानों में कहा, पिकाचू बाइक तो मैं तुम्हें आज चलानी सिखा कर ही रहूँगा। तो दिशा ने अभी धीरे से कहा कि मुझे नहीं सीखनी, आप मुझे बाइक नहीं सिखाएंगे, आप मेरे साथ शरारत करेंगे, मुझे पता है। तो शुभ ने भी दिशा के बालों को स्मेल करते हुए कहा कि तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो मुझे, मैं तुम्हारे साथ शरारत करूंगा। तो दिशा ने धीरे से कहा कि अगर आप शरारत करेंगे ना तो मैं दादी से ज़रूर कह दूंगी। तो शुभ ने अपनी गर्दन दोबारा से दिशा के कंधे पर रखकर कहा कि क्या कहोगी दादी से, ज़रा मुझे बताओ। तो दिशा ने कहा कि यही कि आप मेरे साथ शरारतें करते हैं। तो शुभ ने दिशा के हाथों पर अपना हाथ रब करते हुए कहा कि और मैं क्या शरारत करता हूँ ये बताओ। तो दिशा ने कहा कि आप मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, फिर मेरी कमर पर हाथ रखते हैं और फिर आप मुझे किस कर लेते हैं। तो दिशा की मासूमियत पर अभी शुभ को और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। शुभ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। शुभ ने कहा कि ठीक है जाओ, तो बोल दो ना दादी को कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ।
तो दिशा ने एक नज़र अभी दादी को देखा जो नव्या और किट्टू से बातें करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो दिशा ने फिर अभी नील को देखा जो अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। दिशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि शुभ जी आप बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे, आप सिखाइए मुझे बाइक। तो शुभ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। तो शुभ अभी धीरे धीरे दिशा को बाइक चलाना सिखाने लगा था। थोड़ी देर के घबराने के बाद दिशा भी अब नॉर्मल होने लगी थी और उसे बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। शुभ बीच बीच में कभी दिशा के गाल पर किस कर लेता तो कभी उसकी गर्दन पर, कभी उसके बैक पर। दिशा ये सब कुछ चुपचाप सह रही थी, लेकिन उसे शुभ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो दिशा ने अभी बाइक चलाते हुए थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि शुभ जी आप ऐसे परेशान करेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम दोनों ही नीचे गिर जाएंगे और हड्डियां टूट जाएंगी हमारी, इसीलिए शांति से बैठिए। तो शुभ ने कहा कि डोंट वरी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा दिशा, और गिरोगी भी तो सिर्फ मेरे ऊपर ही, और अगर हड्डी टूटेगी भी तो सिर्फ मेरी, तुम्हारी नहीं। तो शुभ की बातें अभी दिशा को काफी ज्यादा इफेक्ट करती थी। कहीं ना कहीं शुभ का छेड़ना, शुभ का परेशान करना, शुभ की बेशर्मी और दिशा को काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। करीब 1.5 घंटा शुभ दिशा को बाइक सिखाता रहता है और धीरे धीरे रात होने लगी थी। तो नील उठा और दादी से बोला कि दादी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो अवनी को छोड़ने के लिए नील ने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा एयरपोर्ट के लिए चला गया। किट्टू और नव्या भी घर के अंदर चली गई थी। दादी गार्डन में ही बैठी हुई थी। शुभ दिशा को बाइक चलाने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि नील वहां से जा चुका है। दिशा भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेकर बाइक चलाना सीख रही थी। तभी दादी जी की गाड़ी प्रताप हाउस में एंटर होती है। तो दादाजी अभी गाड़ी से उतरे और उन्होंने एक नज़र शुभ और दिशा को देखा और उनके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ गई थी। तो दिशा तब तक अच्छे से बाइक चलाना सीख गई थी। दिशा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने इतनी जल्दी बाइक चलाना सीख लिया था और वो भी इतनी बड़ी बाइक उसने आज पहली बार चलाई थी। दिशा ने दादाजी को देखा तो एक्साइटेड होकर चिल्लाकर बोलती है कि दादाजी देखो ना, मैंने बाइक चलाना सीख लिया है। तो शुभ जी ने मुझे कितनी जल्दी ही बाइक चलाना सिखा दिया है। ये पहली बार था कि दिशा ने इतना हक से दादाजी को बुलाया था और इतना ज़्यादा खुश थी, वरना वो प्रताप हाउस में हमेशा चुपचाप डरी सहमी से ही रहती थी। लेकिन आज दिशा काफ़ी ज़्यादा खुश थी तो उसने इतने हक से अभी दादाजी को आवाज़ लगाई थी कि दादाजी ने भी दिशा को देखा और फिर चंद्रकला के पास जाकर बोले कि ये लड़की बिल्कुल अपने पापा पर गई है, देखो अपने पापा की तरह कितने हक से मुझे बुला रही है। तो दादी ने कहा कि लगता है कि आपकी रुद्र से बात हो गई है। दादाजी ने थोड़ा गुस्से से चंद्रकला की तरफ देखते हुए कहा कि चंद्रकला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हर बात रुद्र ही बताता है? मैं उसका दादा हूँ, वो मेरा दादा नहीं है। मैं खुद भी तो कुछ जान सकता हूँ ना। खैर छोड़ो, देखो दिशा को बिल्कुल अपने पापा पर गई है ना। दादी ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ जानती हूँ, इसके पापा को भी तो संजय ने ही बाइक चलानी सिखाई थी और उसने भी ऐसे ही कहा था कि अंकल जी आ जाइए, आपको बाइक पर बैठाकर एक चक्कर लगवा देता हूँ। तो दादा और दादी अभी आपस में ही हंस रहे थे कि तभी दिशा ने दोबारा से आवाज़ लगाई, दादाजी आ जाइए ना कि आपको भी बाइक पर बैठाकर एक चक्कर लगवा कर दिखा देती हूँ। तो देखो मुझे कितनी अच्छी सी बाइक चलानी आ गई है। दादाजी ने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, मेरे हाथ पैर मत तोड़ो बेटा, इस उम्र में टूट गए तो जुड़ेंगे भी नहीं। तुम शुभ के साथ ही अपने हाथ पैर तोड़ लो, मैं नहीं आने वाला। तो दिशा ने अभी फिर से चिल्लाते हुए कहा कि नहीं दादाजी प्लीज, शुभ जी के भी नहीं तोड़ूंगी मैं हाथ पैर, मैंने बहुत अच्छे से चलानी सीख ली है। तो दिशा भी काफी ज्यादा खुश थी, वो लगातार हंस भी रही थी। दिशा को हंसता हुआ देखकर शुभ बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसके दिल में तो जैसे किसी ने ठंडा पानी ही डाल दिया हो। तो शुभ और दिशा को ऐसे देखकर दादा दादी भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तो दादी ने कहा कि संजय के पिताजी देख रहे हो ना आप, शुभ को बस चले तो अभी इसी लड़की से कल ही शादी कर ले। तो तभी दिशा ने भी दोबारा से फिर से आवाज़ लगाई, दादाजी आ जाइए ना, आपको बाइक पर बैठाकर एक चक्कर लगाकर दिखाती हूँ, देखो मुझे कितनी अच्छे से बाइक चलानी आ गई है। तो दादाजी ने कहा नहीं नहीं रहने दो बेटा, मैं नहीं आने वाला, नहीं तो इस उम्र में हाथ पैर टूट गए तो जुड़ेंगे भी नहीं, तुम ना शुभ के साथ ही हाथ पैर तोड़ लो। दिशा ने चिल्लाते हुए कहा कि दादाजी प्लीज, नहीं तोड़ूंगी मैं शुभ जी के भी हाथ पैर, मैं इतना पागल नहीं हूँ, अच्छे से सीख लिया है मैंने बाइक चलाना, प्लीज दादाजी। दिशा बहुत ज़्यादा खुश थी और वो लगातार हंस भी रही थी। दिशा को हंसता हुआ देखकर शुभ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी ही दिशा को प्रपोज
बेहोश कर दे। उसके दिल में तो जैसे किसी ने ठंडा पानी ही डाल दिया हो। शुभ और दिशा को देखकर दादा दादी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। दादी ने कहा कि संजय के पिताजी, देख रहे हो ना, शुभ का बस चले तो अभी इस लड़की से कल ही शादी कर ले। इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है ये दिशा से। तो दादाजी ने कहा कि तो तुम्हारे इस नालायक छोटे शेर को दिशा पसंद आ ही गई चंद्रकला। तो दादी ने कहा कि दिशा इतनी प्यारी बच्ची है, शुभ क्या कोई भी होता तो इससे शादी करने के लिए हाँ कर ही देता। शुभ तो फिर भी हमारा पोता है, देर से ही सही मगर अकल आ ही गई। दादाजी ने भी चंद्रकला को छेड़ते हुए कहा कि तुम पर ही गया है ना, तभी तो देर से अकल आई है। तो दादी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि अच्छा है, पर आप पर नहीं गया है, वरना संजय के पिताजी शुभ को कभी भी अकल ही नहीं आती, समझे आप। दादाजी ने हंसते हुए कहा कि चंद्रकला, तुम नहीं बदलोगी, कभी नहीं बदल सकती। आज भी मेरे हर बात का जवाब तुम्हारे पास है। मजाल नहीं है कि अपनी जरा सी भी बात को सुन लो। दादी ने कहा कि संजय के पिताजी, आप भी नहीं सुधरेंगे। आप भी मुझे ना मेरे बच्चों को लेकर ताना मारते ही रहते हो। थोड़ी देर के बाद दादाजी ने अभी अंदर चले गए थे और दादी जी ने भी शुभ को देखकर कहा कि शुभ, पिछले 2 घंटे से बाइक चला रहे हो तुम, बस अब रात हो गई है, अंदर आ जाओ, जल्दी से डिनर कर लो, समझे। तो दिशा ने भी चिल्लाकर कहा कि दादी बस 5 मिनट और चलाने दीजिए ना, फिर कल से तो कॉलेज भी जाना है, नहीं चला पाऊंगी। तो दादी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवा देती हूँ, तुम दोनों बस जल्दी से बाइक पार्क करके जल्दी अंदर आ जाओ। तो शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और दादी भी गार्डन से अंदर चली गई। फाइनली दिशा ने बाइक रोक दी थी और दिशा बाइक से उतरने ही वाली की थी, लेकिन शुभ ने उसे इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि वो उतर ही नहीं पाई। और शुभ ने उसके कान में धीरे से कहा कि तुम्हें पता है, किसी से कोई भी चीज़ फ्री में नहीं सीखते हैं, उसे ना गुरु दक्षिणा देते हैं। तो दिशा भी अभी शुभ की बातों को अच्छे से समझने लगी थी कि वो आखिर क्या कहना चाहता है। तभी भी दिशा ने जानती थी कि शुभ अभी उससे क्या चाहता था, लेकिन फिर भी दिशा ने अनजान बनते हुए कहा कि गुरु दक्षिणा वो क्या होता है। तो शुभ ने उसे देखते हुए कहा कि तुम्हें नहीं पता कि गुरु दक्षिणा क्या होता है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बाइक चलानी सिखाई है ना, तो अब रिटर्न में तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, समझी। अगले संडे या फिर इस हफ्ते में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब हम दोनों ही डेट पर जाएंगे, चलोगी ना। दिशा ने शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी किसी डेट पर। आप मुझे फिर से कहीं छोड़ देंगे तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। ये सुनते ही शुभ ने अभी दिशा को पीछे से कसकर अपने गले लगाकर कहा कि दिशा, बार बार ये बात मत बोला करो प्लीज़, मुझे ना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है तुम्हारी ये बात। तुम्हारी कसम, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिशा ने कहा कि फिर मैं भी नहीं जाऊंगी आपके साथ। तो शुभ बोला कि तो ठीक है, बैठी रहो ऐसे ही। दिशा ने अभी इरिटेट होकर कहा कि आप इतनी ज़्यादा जिद्दी क्यों हैं। तो शुभ ने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा प्यारी सी क्यों हो, इसीलिए मुझसे कंट्रोल नहीं होता। प्लीज़ चलो ना मेरे साथ डेट पर, प्लीज़, पक्का प्रॉमिस, कोई भी शरारत नहीं करूँगा, चलोगी ना दिशा। तो शुभ के इतना ज़्यादा फोर्स करने पर दिशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोला कि हाँ ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। शुभ और दिशा भी अभी बाइक को पार करके सीधा अंदर की तरफ आ चुके थे। सभी कोई अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता करने के लिए तैयार था। इधर एयरपोर्ट पर नील एयरपोर्ट पर अवनी के पास खड़ा था और अवनी बहुत ज़्यादा उदास होकर नील को देख रही थी। तो नील ने कहा कि अवनी, ऐसे उदास होकर जाओगी ना तो मेरा दिल कैसे लगेगा यहाँ पर, और फिर तुम भी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाओगी, तुम्हारा भी दिल नहीं लगेगा। तुम ही तो हो कह रही थी ना कि थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद तुम आ जाओगी। तो सीमा और सुधीर अभी दोनों ही एक तरफ खड़े हुए थे। नील अवनी से बातें कर रहा था तो कभी उसके सर पर अपना हाथ रखता, कभी उसके गाल पर और कभी उसकी आंखों पर। तो सीमा ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा जल रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था नील और अवनी का इस तरह से बात करना। तो सीमा ने अभी खुद से कहा कि नील, जितना छूना है आज ही छू लो तुम इसे। अब मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए इंडिया से लेकर जाऊंगी और फिर देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी बेटी को मुझसे छीनते हो। तो अवनी ने इधर नील से कहा कि नील, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। तो नील ने भी हंसते हुए कहा कि तो मैंने तो पहले ही कहा था कि मत जाओ, तुम ही तो जिद कर रही थी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ तक आकर खुद ही मना करने लगी। नील ने अवनी को समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं अवनी, हम बात करेंगे, चैट करेंगे, मैसेज करेंगे तो, और हाँ वीडियो कॉल भी तो करेंगे ना।
तो अवनी ने भी नील की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। थोड़ी देर बाद अवनी की फ्लाइट भी अनाउंस हो गई थी। सुधीर ने अवनी को आवाज़ लगाकर कहा कि अवनी बेटा चलो, हमारी फ्लाइट आ गई है। तो अवनी ने कहा कि 1 मिनट रुकने के लिए इशारा किया और फिर नील के थोड़ा नज़दीक जाकर अवनी अपने पंजों के बल खड़े होकर नील की टी शर्ट को हल्का सा खींचकर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। तो नील के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई थी और उसने अपने दोनों हाथ अवनी की कमर पर लपेटकर उसे कसकर अपने गले लगा लिया था। नील ने एक टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर एक हल्की सी जैकेट पहनी हुई थी जो एकदम से स्लीवलेस थी। अवनी ने उस जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नील प्लीज़ मुझे ये जैकेट दे दो ना, जब मुझे आपकी वहाँ याद आएगी तो मैं इसे देख लूँगी। ये जैकेट मुझे अपने साथ लेकर जानी है। तो नील ने हंसते हुए कहा कि तुम मेरे 20 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हो यार, इस जैकेट को भी लेकर जाओगी क्या? कहो तो मैं ये टी शर्ट पैंट और कच्चा बनियान सब कुछ लेकर चली जाओ ना, मैं नंगा चला जाऊंगा घर। तो नील की बात सुनकर अवनी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ गई थी और उसने नील के सीने पर मार कर कहा कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, जब चली जाऊंगी ना तब देखती हूँ किसके साथ इतनी ज़्यादा बकवास करते हो आप, हमेशा बोलते रहते हो मुझे चोरनी चोरनी। ये बोलते बोलते अवनी की आंखों में भी पानी आ गया था और नील की आंखों में भी पानी आ चुका था। अवनी के ऐसे बचपने पर नील को बहुत ज़्यादा प्यार भी आता था और काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आती थी। न जाने कितने ही कपड़े अवनी ने अभी नील के चुरा कर रखे थे अपने पास, लेकिन तभी भी अवनी का मन नहीं भरता था और अवनी न जाने कितने ही सालों से नील के कपड़े पहन कर सोया करती थी, नील को खुद को महसूस करती थी और फिर अवनी का प्यार अभी नील की सोच से भी ऊपर था। तो नील ने चुपचाप से अपनी जैकेट निकाली और अवनी के हाथ पर रखते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, ये लो, अब खुश, अब तो खुशी खुशी जाओ ना। तो अवनी के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ चुकी थी। अवनी ने भी नील के गाल पर छोटी सी किस किया और फिर बाय बोलकर वहां से चली गई। मगर नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अवनी का खुद से दूर जाना। तो नील अभी वहीं पर खड़ा रहता है और नील की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। नील अवनी को तब तक देखता रहा जब तक अवनी उसकी नज़रों से दूर नहीं हो गई थी। मगर सीमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी अवनी को अपने साथ ले जाते हुए। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद नील ने अपने पॉकेट से कार की चाबी निकाली और सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ गया प्रताप हाउस के लिए। इधर अमेरिका में इस वक्त रुद्र एक होटल में बैठा हुआ था और लगातार अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रुद्र के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन दिख रही थी। तभी उसका फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होता है। तो रुद्र ने जल्दी से अपने फ़ोन को रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आई कि सर वो लेडी आपसे मिलना ही नहीं चाहती है, अब क्या करें? उसका कहना है कि वो किसी भी इंडियन से नहीं मिलती है, अब हम क्या करें? तो इन्हें इंडिया के नाम से ही चिढ़ होती है। इन्होंने 17 साल पहले इंडिया छोड़ दिया था और तब से ही वो आज तक इंडिया नहीं गई हैं और ये मना कर रही हैं क्योंकि आप इंडिया हो, इसी वजह से मिलने के लिए। तो रुद्र ने कहा कि कुछ भी करो, मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं परसों इंडिया वापस जा रहा हूँ और उससे पहले ही मैं उस लेडी से मिलना चाहता हूँ। इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि सर मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो किसी से भी नहीं मिलती है और ना ही मिलने के लिए तैयार हो रही है। घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं। बहुत सारे न्यू मेंबर्स से भी पूछा है मैंने, सब कहते हैं कि वो अकेली ही रहती हैं और घर से बाहर आना जाना बहुत कम पसंद करती हैं। उसके पेरेंट्स उस लेडी के लिए बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं और उस लेडी का बहुत बड़ा बिजनेस भी है और वो उस बिजनेस को घर से ही हैंडल करती है। उस लेडी का मैनेजर अवनीत ही सारा बिजनेस देखता है और वो कम ही ऑफिस जाती है। अवनीत ही घर आकर उस लेडी को बिजनेस की सारी अपडेट दे देता है और सारी इंफॉर्मेशन लेकर चला जाता है। वो लेडी कभी कभी ही ऑफिस जाती है। तो रुद्र ने भी थोड़ी देर सोचकर कहा कि ठीक है, तुम मुझे उसका एड्रेस सेंड कर दो, मैं खुद ही देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद रुद्र का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसमें से इस लेडी का एड्रेस आ चुका था। अगले ही पल रुद्र अपने पॉकेट में हाथ डालकर उस लेडी के घर को निहार रहा था जो बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद एक अच्छी खासी रिच फैमिली से बिलोंग करती है ये लेडी। तभी रुद्र ने अभी घर की डोर बेल को बजाया तो एक फीमेल सर्वेंट
निकल कर आई और रुद्र ने कहा कि मुझे आपके ऑनर से मिलना है। उस फीमेल सर्वेंट ने कहा कि सर वो किसी से भी नहीं मिलती है, इस घर में बस अवनीत ही आ सकते हैं और कोई भी नहीं। तो रुद्र ने कहा कि अपनी ऑनर से जाकर कहिए कि रुद्र प्रताप सिंह आया है इंडिया से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है उनसे। तो फीमेल सर्वेंट अभी अंदर जाती हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आई। तो फीमेल सर्वेंट ने कहा कि सर आप प्लीज़ वापस चले जाइए, वो किसी से भी नहीं मिलती है और ना ही वो आपसे मिलना चाहती है, उन्होंने मना किया है आपको अंदर आने के लिए। तो रुद्र ने अभी थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि देखो अपनी ऑनर से जाकर कहिए कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी पर्सनैलिटी हूँ, मैं अगर यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा, इसीलिए प्लीज़ आप उनसे कहिए कि मैं बस उनके 5 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा मुझे उनसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। फीमेल सर्वेंट फिर से अंदर गई और फिर 10 मिनट बाद वापस आई। तो सर्वेंट ने कहा कि चलिए आपको मैडम ने अंदर बुला रही हैं, आप चलिए उनसे मिल लीजिए। अगले ही पल रुद्र एक 38 साल की औरत के सामने बैठा हुआ था जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस औरत ने अभी लाइट ऑरेंज कलर की चूड़ीदार सूट पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। उस औरत को देखकर लगता भी नहीं था कि वो एक 38 साल के आसपास की लेडी होगी, दिखने में वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्लस की लगती थी। चेहरे पर अभी कोई भी मेकअप नहीं था, नेचुरल ब्यूटी देखने से लगता भी नहीं था दूर दूर तक की मेकअप से कोई भी रिश्ता होगा इनका। अगर नील के साथ खड़ा कर दिया जाए तो नील से भी थोड़ी सी ही बड़ी लगती थी। तो रुद्र ने उस औरत को देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी नज़र उस औरत की खूबसूरती पर ठहर गई थी। तो रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी और फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा कि लगता है खूबसूरती तो विरासत में मिली है आपको। उस औरत ने रुद्र के सामने चुटकी बजाई और बोला कि कहिए मिस्टर, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे आप। तो उस औरत के बोलने से रुद्राक्ष अपने ख्यालों से बाहर आया और रुद्राक्ष ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं रुद्र प्रताप सिंह हूँ, संजय प्रताप सिंह का बेटा, दिग्विजय सिंह प्रताप का पोता। उस औरत के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी थी। उस औरत ने कहा कि तो मैं क्या करूं और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं यहाँ पर। देखिए रुद्र, मैं हर किसी से नहीं मिलती हूँ, आप पिछले कई दिनों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे मिल रही हूँ। तो आपको मुझसे कुछ काम है तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, वरना आप मेरे घर से जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद ही मेड रुद्र के लिए कॉफ़ी लेकर आ गई थी। तो रुद्र ने अभी कॉफ़ी का कप उठाया और सिप लेकर कहा कि आपने शायद सुना नहीं, मैं संजय प्रताप सिंह का बेटा हूँ, रुद्र प्रताप सिंह। तो संजय का नाम सुनते ही उस औरत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और वो रुद्र की तरफ गौर से देखने लगती है और रुद्र जो कॉफ़ी की सिप लेते हुए अभी उस औरत की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो देखते हैं दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आखिर ये औरत कौन है और क्या रिश्ता है इसका रुद्राक्ष के साथ या संजय के साथ, तो ये सब चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के अगले भाग में। क्या राज छुपा है इस औरत में, तो क्यों गया है रुद्राक्ष उस औरत से मिलने, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको इस कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करा करिए कहानी को। आज के लिए इतना ही।